वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 10 गणित अध्याय एक वास्तविक संख्याएं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक के बारे में, और जो है वो विकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न सभी प्रकार के और मॉडल पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अब आप लोग जो है शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कक्षा 10 गणित 2027 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। यूपी बोर्ड परीक्षा जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो अब यहाँ पर देखेंगे विषय सूची। अध्याय 1 में है वास्तविक संख्याएं। यह जो है 5 अंक का आता है, तो इससे जो है 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, मतलब 5 नंबर का प्रश्न इस पहले अध्याय से पूछा जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे अध्याय 2 है बहुपद, जिससे 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, इससे 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और फिर अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, इससे जो है 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आप आगे देखेंगे अध्याय 5 के बारे में। अध्याय 5 है जिससे समांतर श्रेणियां, जिससे कि 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और अध्याय 6 है त्रिभुज, जिससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति है, जिससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से जो है 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अब आपका आ गया अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिससे 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और अध्याय 10 जो है वृत्त है, जिससे कि 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद जो है अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जिससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, जिससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अध्याय 13 सांख्यिकी, 5 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है। अध्याय 14 प्रायिकता है, जिससे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आप देखेंगे इसके आगे वाले पार्ट के बारे में। तो अब यहां पर आप देखेंगे चलिए पाठ का टेक्स्ट, मतलब यह परीक्षा में किस तरह से, वैसे तो हमने अध्याय के बगल में लिख करके बता दिया कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वह अनुमानित रूप से है। यहाँ पर वास्तविक रूप से क्या है, जैसे अध्याय 1 से 5 अंक के प्रश्न आते हैं, और फिर अध्याय 2, 3, 4, 5 से कुल मिलाकर 18 अंक के प्रश्न आते हैं। और फिर अध्याय 6, 10 से कुल मिलाकर के 10 अंक के प्रश्न आते हैं। और अध्याय 7 से 5 अंक के प्रश्न आते हैं। और अध्याय 8 और 9 से 12 अंक के प्रश्न आते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे फिर जो है अध्याय 11, 12 से 10 अंक के प्रश्न आते हैं। अध्याय 11, 12 से कुल जो है 10 अंक के प्रश्न आते हैं। और अध्याय 13, 14 से 10 अंक के प्रश्न आते हैं। फिर यह कुल योग जो है 70 अंक होता है। कुल थ्योरी जो बोर्ड परीक्षा में आप प्रश्न हल करते हैं किसी दूसरे सेंटर पर जाकर के, वहां आपको यही 30 अंक का प्रश्न हल करना होता है, 70 अंक का प्रश्न हल करना होता है। बाकी प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट कार्य होता है, जो कि 30 अंक का होता है। और यह जो है आपको स्कूल पर ही मिलता है, स्कूल के द्वारा मिलता है। और यह 70 और 30 कुल मिलाकर के आपका योग 100 अंक का होता है, मतलब कुल 100 अंक का पूरा प्रश्न पत्र होता है। तो कुल बोर्ड परीक्षा में 100 अंक एक विषय में प्राप्त होते हैं। अब आगे आप देखेंगे अब आप लोग जो है मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे, जिसमें समय जो है बोर्ड परीक्षा में जो दूसरे सेंटर पर जा करके आप परीक्षा देते हैं,
वहां पर आपका थ्योरी का जो कुल मार्क होता है 70 मार्क होता है और समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें कि पहला पार्ट जो आपको वहां प्रश्न पत्र में रहता है, खंड अ होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अर्थात इनको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जो कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है और कुल 20 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न होते हैं और 20 गुणे 1 बराबर 20, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 20 अंक का आता है और इसके उत्तर को हम एक OMR शीट पर जो है गोला बना करके अंकित करते हैं। तो गोला बनाने वाला OMR शीट आपके हमारे जो है चैनल पर दिया हुआ है एक वीडियो, OMR शीट के बारे में डिटेल जानकारी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आप देखेंगे खंड ब, दूसरा खंड होता है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का होता है या 2 अंक का होता है और कुल इसमें 6 प्रश्न होते हैं। 6 गुणे 2 बराबर 12, 12 अंक के होते हैं। फिर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप का होता है, जो कि 4 अंक का होता है और इसमें प्रश्न तो 6 रहते हैं, लेकिन उसमें से केवल 5 प्रश्न करने होते हैं, तो इसलिए 5 गुणे 4 कुल बराबर 20 अंक के होता है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, जो कि 6 अंक का होता है और यह 3 प्रश्न होते हैं। 3 गुणे 6 बराबर 18 अंक के होते हैं। तो कुल जो है आपको बता दिया गया। अब यह कुल जोड़कर आप देख सकते हैं, कुल जो है 12, 18, 30, 20, 50 और फिर जो है बहुविकल्पीय 20, 50, 20, 70, कुल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप आगे देखिएगा। तो अब आप देखेंगे गणित के जनक। तो गणित के जनक अर्थात गणित के जन्मदाता। गणित के जन्मदाता कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्होंने उत्प्लावन बल के नियम का आविष्कार किया है। तो बहुत सारी चीजों का आविष्कार इन्होंने किया है मैथमेटिक्स में, विज्ञान में। तो इसलिए यह जो है क्या है, गणित के जन्मदाता आर्किमिडीज, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फादर ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात गणित के जन्मदाता कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे। यह जो है यूनान देश के रहने वाले थे और बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अब थे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब मर चुके हैं। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थे। यह भौतिक विज्ञान में भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं और यह एक इंजीनियर भी थे, मतलब इनको इंजीनियर की नौकरी मिली हुई थी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने गणित, भौतिकी, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब देखिए यह जो है गणित, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान मतलब ग्रह, नक्षत्र, तारों के बारे में भी यह जानकारी बहुत बहुत जानकारियां दी है। और इसके बाद कहा जा रहा है जिसके कारण उन्हें गणित का जनक कहा जाता है, इन्होंने क्षेत्रफल, आयतन और पाई के मान की जानकारी दी। और इन्होंने फिर क्या बताया है? आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन और पाई की जानकारी। पाई का निकटतम मान इन्होंने तैयार किया था और जो है क्षेत्रमिति का भी आविष्कार, क्षेत्रमिति की रचना इन्होंने ही की थी। क्षेत्रमिति आप जो है आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो अब आपने यह देख लिया कि गणित के जन्मदाता आर्किमिडीज है। अब हम देखेंगे आगे। आगे हम देखते हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आपने यह विषय सूची में देखा है कि यह 5 अंक का होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड अर्थात फैक्टर के बारे में। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। तो गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है, तो जो संख्या विभाजित करती है वही
उस बड़ी संख्या का गुणनखंड होती है। अब जैसे 20 को 1 भी विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, 5 भी विभाजित करेगा, 10 और 20 भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं इस 20 को विभाजित कर रही हैं, इस विभाजित करने वाली इस संख्या को जो ये संख्याएं विभाजित कर रही हैं, यही संख्याएं क्या है? गुणनखंड है। यही संख्याएं क्या है? गुणनखंड है। अब इसके बाद हम देखेंगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष के बारे में देखेंगे कि गुणनखंड वृक्ष है क्या। तो देखिए गुणनखंड वृक्ष है क्या, इसके बारे में आप देखेंगे। गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री जिसमें कहा जा रहा है कि गुणनखंड की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। तो गुणनखंडों की वह श्रृंखलाएं जो एक वृक्ष के रूप में रखा जाए अर्थात वृक्ष की शाखा के रूप में, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणनखंड वृक्ष। तो यहां पर अब हम देखते हैं जैसे 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 28 के गुणनखंड यहाँ आपके 2 है, 7 है, 2 है, 14 है। तो ये सब 28 के गुणनखंड है। तो इसको सबसे पहले हम बड़ी बड़ी संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं। जैसे 28 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 गुणे 14 होगा, तो 2 14 के रूप में टूट गया। अब इस 14 को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 14 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड किए तो 2 सत्ते 14, इसका मतलब 2 और 7 के गुणनखंड में टूटा। तो अब हम इसको 2 टुकड़े में लिख देते हैं, 2 और 7 का गुणनखंड। और इन गुणनखंडों को हम जो है क्या करते हैं? एक बक्स में रख देते हैं। चलिए हम बक्स बना के और जो है बक्स में आपको रख कर दिखा देते हैं कि किस तरह से हम जो है बक्स में रखते हैं। तो सबसे पहले हम 28 को बक्स में रख देते हैं, फिर हम जो है 2 को बक्स में रख देते हैं, फिर जो है हम 14 को बक्स में रख देते हैं। अब 14 के 2 टुकड़े हुए, 2 को हम बक्स में रख देते हैं और फिर जो है 7 को हम बक्स में रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम इनको बक्स में रख देते हैं तो यह क्या हो जाता है? गुणनखंड वृक्ष के रूप में हो जाता है। तो 28 के गुणनखंडों को हमने गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिख दिया। यही जो है गुणनखंड वृक्ष के रूप में गुणनखंडों को लिखने का तरीका होता है। और यह 28 के गुणनखंडों को गुणनखंड वृक्ष में रखने के लिए 2 अंक का प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा भी गया है और नए नए अंकों से भी हर साल पूछा जाता है एक प्रश्न। तो अब आप लोग देखेंगे इसके बाद आगे की चीजों के बारे में। तो अब आप देखेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती है। तो चलिए 2 3 5 7 11 इस तरह से आगे जो भी संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित होती है वह जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब 2 को अगर देखिए 1 से विभाजित करके, तो 1 से विभाजित होगा, 2 भागा 1,
तो 2 1 दूनी 2, पूरा पूरा कट गया। अब फिर अगर 2 को 2 से विभाजित करिए, मतलब स्वयं से विभाजित करिए, तो 2 1 अन्य 2, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से इसमें जो भी संख्याएं हैं वो संख्याएं या तो 1 से विभाजित होगी या तो स्वयं से विभाजित होगी। तो जो संख्याएं 1 से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर कहलाती है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे आगे जो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? तो 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, मतलब जो है 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, चाहे 1 संख्या से हो चाहे 50 संख्या से हो। कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। भाज्य संख्याएं क्या है? किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो 4 देखिए, 4 1 से विभाजित करके देखिए, तो 1 से विभाजित करेंगे तो 1 चौके 4। अब ये पूरा पूरा कट गया तो 1 से विभाजित हो गया। अब फिर 4 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो यह 4 1 अन्य 4, अब यह स्वयं से विभाजित हो गया। अब इसके बाद इस संख्या को हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, तो किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो गया। तो इसका मतलब 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वह संख्याएं जो है कौन सी संख्याएं कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं। यह संख्याएं कौन सी हैं? जो 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और अन्य भी किसी संख्या से विभाजित हो। तो अब आगे आप देखेंगे अन्य संख्याओं के बारे में। तो अब आप देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापरिवर्तक 1 हो, मतलब सह अभाज्य संख्याएं। सह कहने मतलब संगी, साथी। सह अभाज्य संख्याएं मतलब साथ में रहने वाली अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है? जिनका महत्तम 1 हो। अब जैसे देखिए 2 है, 7 है, अब 2 और 7 का महत्तम 1 होगा। अब इसके बाद है 1 और 5। 1 और 5, जैसे देखिए 2 का गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है? 2 का गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 2 होगा, और 7 का गुणनखंड अगर करते हैं तो 1 गुणे 7 होगा। अब कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड दोनों में नहीं है। तो जो गुणनखंड दोनों संख्या में होगा वही महत्तम होगा। तो दोनों में जो है 1 है, 1 है, तो यही महत्तम है, महत्तम समापरिवर्तक। इसका मतलब 2 और 7 का महत्तम समापरिवर्तक 1 हुआ। तो जिन संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 1 होगा, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो साथ में रखी हो और उनका महत्तम समापरिवर्तक 1 हो, तो वह जो है क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। अब देखिए इसी तरह से 1 है, 5 है, अब 1 का गुणनखंड करिए, 1 गुणे 1 होगा, और 5 का गुणनखंड करिए तो क्या होगा? 1 गुणे 5 होगा। अब दोनों में कौन सा गुणनखंड है? 1 है, तो महत्तम समापरिवर्तक क्या हो गया? महत्तम समापरिवर्तक 1 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 1 है, इसलिए दोनों साथ वाली संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। अब इसी तरह से इसके आगे जो उसमें और भी संख्याएं दी हुई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ कहीं अभाज्य संख्याएं ही न रहें, तो कोई जरूरी नहीं है दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकती हैं, लेकिन उनका महत्तम समापरिवर्तक 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो दोनों संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो अब हम यहाँ पर चलिए 24 और 23, तो 24 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, पहले तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 12 आएगा, 12 फिर 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, अब 6 फिर 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो गुणे 3 हो गया। अब इस तरह से 23 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे, अब 23 तो अभाज्य संख्या है, यह सिर्फ जो है 23 से कटेगा, तो इसका मतलब 1 गुणे 23। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं?
इन दोनों में अभाज्य संख्याएं जो है एक है, अभाज्य संख्याएं एक है। तो अभाज्य संख्याएं यदि एक हैं, अरे अभाज्य संख्याएं दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, एक है, तो एक है, तो इसका मतलब महत्तम समापवर्तक इसका जो है एक हो गया। तो अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सभी युग्म वाली संख्याओं का, यह जोड़े में है, यह जोड़े में है, यह जोड़े में है, तो जो भी संख्याएं जोड़े में है उनका महत्तम समापवर्तक एक हो रहा है। तो इसका मतलब यह कौन सी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इसका संकेतांक जो है क्यू होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके या बदला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, हर अंश के रूप में लिखा जा सके, और हाँ हर अंश के रूप में लिखा जा सके, और जहां क्यू तो हर अंश अर्थात पी बाई क्यू, पी जो है अंश हो गया और क्यू जो है हर हो गया, लेकिन हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी तथा क्यू पूर्णांक है, और पी तथा क्यू जो है दोनों पूरे अंक होने चाहिए, पूरे पूरे अंक। तो अब इसमें एग्जांपल में आप ले रहे हैं कि 0/1, शून्य बटे क्या है, 0/1, तो शून्य में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य आता है। तो इसका मतलब शून्य को हम 0/1 लिख देंगे, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा है करड़ी में 4 है, तो करड़ी में 4 को हम बटे 1 लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी संख्या को हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए यहाँ 7/5 है, 2/3 है, 3/1 लिख देंगे, परिमेय संख्या हो रहा है। 22/7 परिमेय संख्या है। अब कोई दशमलव वाली संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार अगर निश्चित है तो परिमेय संख्या है, और दशमलव प्रसार अगर अनंत विस्तार हो रहा है, अनिश्चित है, तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहां देखिए 4 का वर्गमूल जो है 2 है, तो देखिए करड़ी में 4 जो है परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 2 आएगा और बटे 1 हो जाएगा। करड़ी का अगर पूर्ण रूप से, जैसे करड़ी में 3 है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि करड़ी में 3 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा और दशमलव में इसका विस्तार अनंत हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि जिन संख्याओं का दशमलव विस्तार अनंत तक हो जाता है वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब परिमेय संख्याएं नहीं होती है। तो अब आप यहां पर देखेंगे तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या है, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी एक संख्या से, मतलब जिससे ऊपर गुणा करिए उसी से नीचे, अगर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उससे जो संख्या प्राप्त होती है वह कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय, तुल्य परिमेय संख्या। जैसे इसके ऊपर नीचे आप जो है इसमें 2 का भाग दे दीजिए 10 में, 10/20 है, इसके ऊपर नीचे अगर 2 का भाग दे दीजिए तो 2×5 = 10 और नीचे 10 हो गया, तो 5/10 हुआ। अब जो है यह 5/10 तुल्य परिमेय संख्या है। अब इसी तरह से 25 बटा यहाँ दिया हुआ है 50, तो यह कैसे है, अब इसी में 5 का ऊपर नीचे गुणा करिए, तो ऊपर 5 25 हो गया, नीचे 10×5 = 50, नीचे 50 हो गया, तो 25/50, मतलब ऊपर नीचे हमने समान संख्या से गुणा किया है। तो समान संख्या से अगर किसी भिन्नात्मक संख्या में गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे इसको आप ऊपर नीचे 1 0 हटा दीजिए या 10 से ऊपर नीचे भाग दीजिए तो 1/2 होगा, तो इसका मतलब 47 × 98
अरे 47 दूना 94, यह भी जो है 47 से ऊपर नीचे कटने पर 1/2 आ रहा। मतलब इन सभी संख्याओं को अगर काट के छोटा किया जाए तो यह सब 1/2 के बराबर आ रही है। तो मतलब 1/2 में ही हम संख्याओं का गुणा करके और इन संख्याओं को प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब एक भिन्नात्मक संख्या, जैसे मान लिया 1/2 से हमने फाइंड किया 10/20 को, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा किए, 1/2 गुणे 10 गुणे 10, तो ऊपर 10 हुआ, नीचे जो है 20 हो गया, तो 10/20। तो यह जो है तुल्य परिमेय संख्या हुई। अब फिर 1/2 में अगर 25 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 25/50, 1/2 में 47 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 47/94। तो इसका मतलब किसी भिन्नात्मक संख्या अर्थात परिमेय संख्या के हर और अंश में, अर्थात ऊपर वाला अंश है, अंश और हर में समान संख्याओं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह कौन सी संख्या होती है? तुल्य परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद आप देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। और यह लिख क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि इसका दशमलव मान जो है अनंत विस्तार के रूप में होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें ऐसी संख्याएं यहाँ पर दी जा रही हैं कर्णिका संख्याएं। अब जो कर्णिका संख्याएं हैं वह अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे कर्णी 5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। थर्ड कर्णी के अंदर 7 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। फोर्थ कर्णी के अंदर 11 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। अब अगर लिखा जाए कर्णी में 4, तो कर्णी में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। कर्णी में 49, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कर्णी का संख्या है, तो कर्णी मान जो है बाहर हो जा रहा है। तो यह तो परिमेय संख्याएं हैं, ये कर्णी का संख्या है। लेकिन जिन कर्णी का संख्याओं का मान वर्गमूल निकालने पर या हल करने पर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, वह जो है क्या है? वह कर्णीगत संख्याएं जो है क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। और गणितीय प्रतीक जैसे पाई है, अर्थात वृत्त का अनुपात इसमें लिया जाता है। जी है गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एप्सिलॉन 0 है, फिजिक्स में यूज होता है कांस्टेंट, ई जो है चरघातांकीय श्रेणी है। तो ये सब जो गणितीय प्रतीक होते हैं यह भी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। पाई को अगर हम पाई के रूप में, अगर संकेत के रूप में लिखते हैं पाई को, तो वह अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसी जगह पर अगर पाई का मान 22/7 लिखते हैं तो यह पूर्ण रूप से संख्यात्मक मान है, इसलिए यह 22/7 जो है परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। तो यहां वास्तविक संख्याएं किसको कहा जाएगा, इसके बारे में आप देखेंगे। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं? रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, मतलब कुल संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय मतलब सभी संख्याएं ले लीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। महत्वपूर्ण प्रमेय। अब महत्वपूर्ण प्रमेय यहाँ पर एक दिया गया है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो इसमें एक प्रमेय दिया जा रहा है जिसके द्वारा जो है आगे के प्रश्नों में हम जो है इसका प्रयोग करेंगे। जैसे इस प्रमेय में कहा गया है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p कोई अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है,
जैसे मान लेते हैं p क्या चीज है, p बराबर मान लेते हैं 2 है, और a बराबर जो है, a बराबर कितना है 6 है, a का मान 6 है। तो अब यहाँ a स्क्वायर आप लिखेंगे, a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 और 36, 36 हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a स्क्वायर का मान 36 है। अब 36 जो है किससे विभाजित हो रहा है, 36 2 से विभाजित हो रहा है, 36 जो है 2 से विभाजित हो रहा है। तो 36 का वर्गमूल जो 6 आ रहा है, 6 जो आ रहा है वह भी किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे कि हम इसका वर्गमूल करें तो यह कितना है, a बराबर 6 है, तो 6 है ये, तो a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो a भी जो है किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यही प्रमेय का मतलब है, महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका प्रयोग करके हम जो है करणीगत संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब आप आगे देखेंगे तो अब आप देखेंगे प्राकृत संख्याएं, सभी संख्याओं को हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ लिख दिया है, जो पीछे आपकी छूट गई है या जो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो उन सभी संख्याओं को एक साथ संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 से शुरू करके अनंत तक की संख्याओं को जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 4 6 8, ये सब संख्याएं क्या है, सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 मतलब या तो स्वयं से कटे या जो है 1 से कटे, तो ऐसी संख्या विषम संख्याएं हैं। फिर जो है पूर्णांक, पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक सभी संख्याएं ली जा सकती हैं, मतलब पूरा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, और पूर्णांक में शून्य भी शामिल है। पूर्ण संख्या में जो है शून्य से शुरू करके 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी जो है क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से भी विभाजित हो और 1 से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं 4 6 8 9 10 ये सब संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात या तो 1 से विभाजित होती हैं या तो स्वयं से भी 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वह संख्याएं जो है क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं 2 3 5 7 11 13 ये सब संख्याएं जो है ऐसी संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या जिसका महत्तम समापरिवर्तक 1 हो, जिसका महत्तम समापरिवर्तक 1 हो, जैसे 2 5 7 3, 2 5 7 3 मतलब इन दोनों का महत्तम 1 है, इन दोनों का महत्तम 1 है। परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या में अंश और हर होता है, हर कभी शून्य नहीं होता है, जिसमें कि 4 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। मतलब जिस संख्या को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या करणीगत संख्या या अज्ञात राशियां, करणीगत संख्या या अज्ञात राशियां जो है अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2 √5 √7 पाई जी, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या सभी संख्याएं, सभी संख्याओं को हम जो है वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं, ऐसी ऋणात्मक संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का अगर वर्गमूल लिया गया है, ऋणात्मक संख्याओं का अगर वर्गमूल लिया जाएगा अर्थात करणी में लिखा जाएगा ऋणात्मक संख्याओं को, तो वह जो है काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अर्थात आप काल्पनिक संख्याओं को यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि जिन संख्याओं को करणी के अंदर ऋण चिन्ह के साथ लिखा गया हो वह संख्याएं जो है अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे यहाँ कुछ संबंधों के बारे में आप जानिएगा जो प्रश्नों में प्रयोग होंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल
महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक, महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। अब इन संबंधों के द्वारा हम इसको कई रूपों में लिख सकते हैं पक्षांतरण करके। जैसे हमको लिखना है महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब इसी समीकरण को उलट दिया गया है। अब यदि हम महत्तम समापरिवर्तक जानना चाहते हैं तो लघुत्तम समापरिवर्तक का इधर गुणा हो रहा है, उधर ले जाइए भाग हो जाएगा। इसका मतलब महत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापरिवर्तक। अब इसके बाद यदि हम लघुत्तम समापरिवर्तक जानना चाहते हैं तो महत्तम समापरिवर्तक का गुणा हो रहा है, उधर ले जाइए भाग कर दीजिए। तो लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे महत्तम समापरिवर्तक। अब अगर हम पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो दोनों का गुणन का संबंध है, दूसरी संख्या को उधर भाग दे देंगे। तो पहली संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक बटे जो है दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या अगर जानना चाहते हैं तो दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का गुणन हो रहा है, उधर ले जाइए भाग कर दीजिए, महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक बटे पहली संख्या। तो इन संबंधों को आप जो है याद रखिएगा, इसका प्रयोग आगे प्रश्नों में किया जाएगा, और हल्के प्रश्नों में नहीं, बोर्ड परीक्षा के विशेष प्रश्नों में। तो अब आप देखिएगा उदाहरण नंबर 1, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, और यह प्रश्न जो है 2 अंक का है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 4 पावर n में n का कोई ऐसा मान है जिसको लिखने से यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, देखिए, इसलिए हल किसी संख्या में यदि 2 5 के गुणनखंड विद्यमान हो तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित होगी, और जब संख्या 10 से विभाजित होगी तभी उस संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। अंतिम अंक किस पर समाप्त होगा, शून्य पर। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि 4 में, तो यहां हम लिखते हैं जब किसी संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे तो वह संख्या संख्या 10 से विभाजित होगी। तो यहां कहा जा रहा है जब किसी संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, और तब उस संख्या का अंतिम अंक, इसमें किस चीज के लिए कहा है, जांच कीजिए कि शून्य पर समाप्त होती है। अच्छा हाँ, तब उस संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होगा। तो हमने क्या बताया, जब किसी संख्या में 2 तथा 5 के गुणनखंड होंगे
तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी और तब उस संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इस 4 पावर n में 2 और 5 दोनों गुणनखंड हैं या नहीं। तो अब आगे देखिएगा, चलिए प्रश्न को साइड। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 4 पावर n, तो अब हम देखेंगे कि 4 पावर n बराबर, तो 4 में 2 गुणे 2, 2 के गुणनखंड है, पावर n लिख दीजिए। अब 2 के गुणनखंड है 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 पर पावर 2 और बाहर से n, तो इसका मतलब यह कितना हो जा रहा है, बराबर 2 की घात का n से गुणन हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, 2 और बाहर से पावर 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस संख्या में जो है 2 के गुणनखंड है। अब अगर हम विस्तार से इस संख्या के वैल्यू n को लिखकर, n के वैल्यू को लिख करके देखें, जैसे मान लिया n का मान अगर आप 1 लिख देते हैं तो 4 पर 1 की घात बराबर 4 एक बार हुआ, 4 पर 2, n का मान 2 ले लेते हैं तो 4 गुणे 4, फिर n का मान 3 ले लेते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार। इस तरह से n का मान अगर हम कितना भी लें तो उसमें गुणनखंड 4 गुणे 4 ही होगा, मतलब 4 का गुणन 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 का गुणनखंड ही सिर्फ मिलेगा, 5 का गुणनखंड नहीं मिलेगा। किसका गुणनखंड नहीं मिलेगा, इस 5 का गुणनखंड नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ कहा जा रहा है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या है कि 2 और 5 दोनों का गुणनखंड होना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो इसलिए अब हम इस संख्या के लिए क्या कह सकते हैं कि चूंकि इस चूंकि इस संख्या में 2 तथा 5 के 2 के गुणनखंड तो हैं, 5 के नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि इस संख्या में 5 के गुणनखंड नहीं हैं, इसलिए अतः कह लीजिए, अतः या एक बार और एक स्टेप ले लेते हैं, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी 10 से विभाजित नहीं होगी। अतः संख्या को लिख भी दे रहे हैं, अतः 4 पावर n अंक, अतः 4 पावर n अंक
शून्य शून्य पर समाप्त समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो है इस संख्या में 2 के गुणनखंड तो हैं, लेकिन 5 के गुणनखंड नहीं है। 5 के गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित नहीं हो सकती, अतः इसका अंतिम अंक जो है शून्य नहीं हो सकता। तो अब आप देखेंगे उदाहरण 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है और यह 2 अंक का है। तो देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना, मतलब महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक इसका ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, इसलिए पहले इन दोनों संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ गुणनखंड करते हैं 6 का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यह 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर 2 3 से कटेगा, 3 एकन्ने 3, और फिर हम 20 को विभाजित करते हैं। तो 20 जो है सबसे पहले 2 से कटेगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो जो है 1 आएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि पहली संख्या का गुणनखंड अर्थात 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड कितना है? 6 का गुणनखंड है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि 20 का गुणनखंड कितना है। तो 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 है 20 का गुणनखंड। अब हम जानते हैं कि महत्तम समापरिवर्तक के लिए कि जो गुणनखंड सभी संख्याओं में हो, तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सा गुणनखंड है? दोनों में, वही महत्तम होगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं महत्तम अर्थात HCF बराबर महत्तम समापरिवर्तक, अर्थात इसको इंग्लिश में HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ देखिएगा HCF अर्थात महत्तम समापरिवर्तक, इसका 2 गुणनखंड दोनों में है। देखिए 2 का गुणनखंड इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए महत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसके बाद हम लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम समापरिवर्तक अर्थात LCM, इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहां पर जो है लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होता है? महत्तम समापरिवर्तक में सभी गुणनखंड और उन गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, जैसे यहां पर एक ही घात के रूप में है। अब अगर 2 बार है तो 2 पर 2 की घात के रूप में हो गया। अब इसको घात के रूप में अगर सेट करेंगे तो 2 पर 2 की घात गुणे 5 होगा। तो इसका मतलब सभी गुणनखंड लिए जाएंगे और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो देखिए अब यहाँ पर 2 गुणनखंड लीजिए, 2 गुणनखंड है कहीं भी है, मतलब है गुणनखंड 2 की सबसे बड़ी घात, यहाँ छोटी घात है यहाँ बड़ी घात है, 2 की घात, तो 2 की घात के रूप में 2 ले लिए। अब जो है 3 गुणनखंड है, 3 की सबसे बड़ी घात कुछ नहीं, मतलब 1 की घात है, तो अब हमें उसे एक ही घात के रूप में अर्थात गुणे 3 लिखेंगे। अब इसके बाद गुणनखंड 5 है, तो 5 की भी कोई घात नहीं है, मतलब 1 की घात है, तो 1 की घात के रूप से कोई मतलब नहीं, तो 5 पर भी कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब गुणे 5 डायरेक्टली लिखेंगे। तो अब इन गुणनखंडों का गुणन कर देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगा वही लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब देखिए ज्यादातर शून्य लाने के लिए हम गुणन कैसे करते हैं, इसको भी आप सीख लीजिएगा। जैसे 2 5 का गुणा हमेशा पहले किया जाता है, 2 और 5 का गुणा सबसे पहले हमेशा किया जाता है, पहले कर दिया जाता है। अब 2 गुणे 5 10 हो गया। अब यहाँ जो है हम 2 गुणे 3 को गुणन करते हैं, तो 2 तिया 6, तो इसका मतलब 6 इंटू और 2 गुणे 5 10 हो गया, 6 गुणे 10। अब गुणा करिए तो कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो इसका जो है महत्तम समापरिवर्तक 2 और लघुत्तम समापरिवर्तक
60 प्राप्त हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का जो है HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना। HCF मतलब महत्तम समापरिवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक। तो यह दोनों ज्ञात करना है, इसमें लघुत्तम महत्तम दोनों, और गुणनखंड विधि से। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो अब चलिए हम गुणनखंड करते हैं। पहले किसका? पहले हम गुणनखंड करते हैं 96 और 404 का। तो अब यहां देखिएगा 96 जो है 96 का गुणनखंड करते हैं। तो 96 सबसे पहले किससे विभाजित होगा? 96। तो 96 सबसे पहले 2 से विभाजित होगा। 2 चौके 8, यहाँ बगल में भाग देकर भी दिखा दे रहे हैं। 96 भागा 2, 2 चौके 8, इसमें से घटाए 1 बचा, इधर 6, नीचे उतारेंगे 2 8 16, ये पूरा पूरा कट गया। अब जो है यहाँ कितना लिखेंगे? 48। अब फिर यह 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ 48 भागा 2, 2 दूनी 4, कट गया। 8 उतारिए, फिर भाग दीजिए, 2 चौके 8, यह पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 2 से भाग देने पर 24 आया। आप फिर इसको 2 से भाग दे सकते हैं। तो फिर हम जो है 24 में 2 का भाग दे रहे हैं। तो 2 का भाग दे रहे हैं, 2 एकन्ने 2, कट गया। 4 उतारिए नीचे, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 बार गया, पूरा पूरा कट गया। तो यह 12 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 6 12 होता ही है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकन्ने 3। तो इस तरह से 96 का गुणनखंड 96 का गुणनखंड यहाँ पर कितना प्राप्त होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 2 2 4 1 5 बार है, और गुणे 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब अब फिर गुणे 3 लिख देंगे, और इसको घात के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 पर 5 की घात गुणे 3। अब इसके बाद हम फिर जो है क्या करते हैं? 404 का गुणनखंड लिखते हैं। 404 का गुणनखंड। तो अब हम फिर जो है 404 का गुणनखंड लिखने के लिए फिर देखिए यहाँ क्या करते हैं? 404 में भाग देते हैं 2 से। तो 404 2 से भाग दे रहे हैं। तो 404 भागा 2, 2 दूनी 4, कट गया। 0 नीचे लाइए, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा दीजिए। फिर 4 नीचे लाइए, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 2 से भाग देने पर 202 आ रहा है। अब फिर अभी 2 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 202 भागा 2। तो यहाँ 2 एकन्ने 2, कट गया। अब 0 को नीचे उतारते हैं, 0 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, और तब अगला अंक 2 नीचे लाइए। अब फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकन्ने 2। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो यह कितना आ गया? 101। अब यहाँ पर भाग दे करके कठिन संख्याओं को इसलिए बता रहे हैं, चूंकि यह तो छोटी क्लास की चीज है, लेकिन यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि कुछ विशेष प्रकार के अंक, जैसे 202 है, बीच में 0 है, तो इस तरह से विभिन्न जटिलता वाले भी कुछ अंक आ जाते हैं, जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं और भाग देने के बाद गलत लिख देते हैं। तो अब जब आप भाग के नियमों को भी, विशेष नियमों को सीखते जाएंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि 2 से भाग देने पर 101 आ रहा है। अब फिर हम जो है इस 101 में भाग देते हैं। तो 2 से अगर 101 में भाग देते हैं तो हम देख लेते हैं कि 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से उसी संख्या में भाग जाएगा जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा। तो ऐसा इसके पीछे नहीं, इसमें 4 था, इसमें 2 था, तब जो है 2 से भाग उसमें गया था। तो अब हम 3 से भाग देने का नियम जानते हैं। अंकों को जोड़कर अगर 3 से
भाग चला जाता है तो वह 3 से कटेगा। तो 1 0 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। अब 5 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आता है वही संख्या जो है 5 से विभाजित होती है। अच्छा, 7 से विभाजित करके इसको देख लेते हैं। 7 एकन्ने 7, मान लिया 101 है, हम इसमें 7 से इसको विभाजित करते हैं, 101 7 से, तो एक बार भाग ले जाते हैं और देखते हैं यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 31 फिर जो है 7 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब यह 7 से भी विभाजित नहीं हो सकता। अब हम जो है 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 है। अब 101 में 101 में हम 11 से भाग देते हैं तो 11 9 99, 9 बार भाग ले जा सकते हैं 11 से, लेकिन फिर भी इसमें शेष बच जाएगा, इसलिए 11 से भी विभाजित नहीं होगा। मतलब यह संख्या जो है अब अन्य किसी संख्या से न विभाजित होकर के किससे विभाजित होगी? 101 से विभाजित होगी, क्योंकि यह 101 अभाज्य संख्या है। इसको अब यही नोट कर लीजिए कि 101 क्या है? अभाज्य संख्या है। 101 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कभी भी 101 गुणनखंड में आता है तो वह अभाज्य संख्या है और वह किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 101 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और अब जो है 404 का गुणनखंड, 404 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 1 101, तो 2 गुणे 2 गुणे 101। अब 2 गुणे 2 2 बार है तो हम 2 घात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 पर 2 की घात गुणे 101, 2 पर 2 की घात गुणे गुणे जो है 101। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर देखेंगे कि जो गुणनखंड दोनों में है, अच्छा महत्तम के लिए कौन कौन से गुणनखंड दोनों में है? ये गुणनखंड दोनों में है, तो यही इसका क्या है? महत्तम समापरिवर्तक अर्थात HCF, अर्थात 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर 4। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है महत्तम के लिए कि आप यहाँ संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि जो गुणनखंड दोनों में हो उसको सबसे छोटी घात के रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ 2 का गुणनखंड दोनों में है और सबसे छोटी घात के रूप में 2 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 पर पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम महत्तम को लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गुणनखंडों, लघुत्तम के लिए क्या होता है? लघुत्तम समापरिवर्तक LCM। तो लघुत्तम समापरिवर्तक में क्या होता है? गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात के रूप में, और वह गुणनखंड कहीं भी हो, किसी भी संख्या में हो। तो देखिए 2 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात 5 की है, तो 2 पर पावर 5 हो गया। 3 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात 3 के रूप में ही है, अच्छा 3 के रूप में ही है, बिना घात के रूप में। फिर गुणे 101 है, सबसे बड़ी घात कुछ नहीं है, 101 हो गया। अब इन तीनों का गुणन कर देते हैं, तो अब यहाँ देखिए 2 पर 5 की घात है, मतलब 2 का जो है 5 बार गुणन करिए। तो 2 का जब 5 बार गुणन, चलिए एक बार गुणनखंड के रूप में लिख भी दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 5 घात गुणे 3 गुणे 101 गुणे 101। तो अब आप देखेंगे तो गुणे 101, तो अब हम जो है 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ जो है 2 2 का कुल गुणन 32 हो गया, और उसके बाद जो है 32 का फिर हम 3 से गुणन करेंगे और गुणे, और 3 का 101 से गुणन कर दीजिए तो 303 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं इसी समय, 101 में 3 का गुणन करेंगे तो 3 एकन्ने 3, 3 शून्य 0, 3 एकन्ने 3, अर्थात 303 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 303 हो जाएगा
तो अब हम 303 में 32 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे गुणे 32, 3 दूनी 6 हो गया, 2 शून्य 0 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और 3 से 3 में गुणा करते हैं, 3 तिरिक्का 9 हो गया, 3 शून्य 0 हो गया, 3 तिरिक्का 9 हो गया, इसको ऐड करेंगे 6969, तो 9696, तो यह हो गया 9696, तो इसका महत्तम 4 और लघुत्तम 9696 आपका प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से संख्याओं का संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम जो है ज्ञात करते हैं। तो अब आप देखेंगे उदाहरण नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 6, 72 और 120 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है। तो पहले 6 का गुणनखंड करते हैं, तो 6 का गुणनखंड करते हैं, तो 6 में जो है 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकन्ने 3, इसका मतलब यहाँ पर जो है किसका गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे 72 का गुणनखंड। तो 72 का गुणनखंड निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 72, 72 में जो है 72 में 72 का गुणनखंड करते हैं, तो 72 में हम 2 से भाग देंगे, लास्ट में 2 है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, तो 72 भागा 2, 2 तिया 6 होगा, घटा दीजिए 1 आएगा, फिर अगला अंक 2 नीचे करेंगे, 2 6 12, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 2 से भाग देने पर 36 आया, फिर 2 से भाग देंगे, तो इसका मतलब 36 में 2 का भाग देंगे, 2 एकन्ने 2, घटा दीजिए 1, इसके बाद 6, 2 8 16, अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 2 से भाग देने पर 18 प्राप्त हो रहा है। फिर जो है 18 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 9 18, यह पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब यहाँ जो है 2 से भाग देने पर 9 प्राप्त होता है। अब फिर 9 में हम 3 से भाग दे देंगे, 3 तिरिक्का 9, फिर जो है 3 में हम 3 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है 72 का गुणनखंड, 72 का गुणनखंड कौन सा है, 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और फिर 3 गुणे 3 2 बार, तो फिर लिखेंगे 3 गुणे 3 जो है 2 बार। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 3 बार है, इसका मतलब 2 पर 3 की घात, और 3 2 बार है, 3 पर 2 की घात। अब इसके बाद हम 120 का गुणनखंड करते हैं, तो इसके लिए हम जो है 120 120 120 120 में जो है 2 से भाग देते हैं, तो 120 भागा 2, 2 6 12, या पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 2 से भाग देने पर यहाँ 2 6 12, 1 शून्य उतर रहा है, शून्य बढ़ जाएगा, 60 हो गया 2 से भाग देने पर, और फिर जो है इसमें 2 से भाग चला जाएगा, तो 60 भागा 2, 2 तिया 6, कट गया, शून्य उतर रहा है, शून्य यहाँ जो है बढ़ जाएगा, 30 हो गया, इसका मतलब 2 से भाग देने पर 30 आएगा, और 2 से फिर भाग दीजिएगा, तो 30 भागा 2, 2 एकन्ने 2, घट जाएगा 1 आएगा, शून्य उतारिए 2 पचे 10, अर्थात 2 से भाग देने पर 15 आएगा। अब फिर 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग देंगे, तो यहाँ 5 एकन्ने 5 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आ रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हुआ, और फिर जो है 3 गुणे 5 3 गुणे 5। अब इस तरह से घात के रूप में 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात गुणे 3 गुणे 5 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है
यहाँ पर निकालना है हमको महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हमने बताया है HCF, HCF अर्थात महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो गुणनखंड सभी संख्याओं में हो और उसकी सबसे बड़ी घात के रूप में या सबसे छोटी घात के रूप में। तो इसमें देखिए 2 का गुणनखंड है जो कि सबसे छोटी घात 1 है, मतलब कोई घात नहीं, और 3 के भी गुणनखंड है जिसमें सबसे छोटी घात जो है 1 है। तो और ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 सब में जो है एक बार आया हुआ है, 2 सब में, और 3 सब में जो है एक बार आया हुआ है। चलिए सब में आया है एक बार, तो 3 हो गया। और कोई संख्या नहीं है जो कि सब में आया हुआ है, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 इसका महत्तम हो गया, 3 दूनी 6। अब LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक के लिए हमने बताया है कि ऐसे गुणनखंडों को लेना है जिसकी सभी गुणनखंडों को लेना है और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो 2 का गुणनखंड है, इसकी सबसे बड़ी घात 3 की है, तो 2 पर 3 की घात। फिर 3 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात 2 की है, तो 3 पर 2 की घात। 5 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात 1 है, मतलब सिर्फ 5 हुआ। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो हमने बताया है कि 2 और 5 अगर कहीं हो गुणनखंड में तो उसको पहले गुणा करते हैं और बाकी को एक साथ गुणन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 2, ये तो छुटा हुआ है, ये सिर्फ 5 से गुणन हुआ है, 10 हो गया। और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 में आप 10 का गुणा कर देंगे 360 हो जाएगा, तो ये हो गया 360। इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक 6 और लघुत्तम समापरिवर्तक 360 प्राप्त हुआ। तो अब आप देखेंगे उदाहरण नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न जो है 4 बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, 2 अंक का प्रश्न है। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न जो करणीगत होते हैं उसके लिए आप देखिएगा, तो हल में आप देखेंगे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करणीगत संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको अपोजिशन अर्थात उल्टे क्रम में मानते हैं। जैसे अपरिमेय लिखा है तो इसको हम परिमेय मान करके तब सिद्ध करेंगे। तो यहां लिखते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस तरह से मानते हैं? अपरिमेय है तो परिमेय मानते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब अगर हमने इसको इसको परिमेय संख्या मान लिया, वास्तव में यह क्या है? करणीगत संख्याएं वास्तव में अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि परिभाषा में नियम में आपने पढ़ा है कि करणीगत संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, अर्थात करणी से बाहर नहीं हो सकती जो संख्याएं, अर्थात करणीगत संख्याएं हमेशा जो है क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो अब यह अपरिमेय संख्या है वास्तव में, लेकिन हमको यहां सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। तो हमने क्या माना इसे? √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हमने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया है तो परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, A/B के रूप में होती है, मतलब अंश और हर के रूप में होती है, और हर कभी शून्य नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको A/B के रूप में मान लें तो यहां लिखते हैं माना, अब इसको हम मानते हैं कि इसलिए
अंडर रूट 3, या अब लिख सकते हैं, या इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी, ए बटा बी लिख सकते हैं। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है, जहां जहां ए बी सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस करणीगत संख्या को हम परिमेय मानते हैं, तो परिमेय संख्या p बाई क्यू या a बटे b के रूप में लिखी जाती है। मतलब यूं कह लीजिए अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, और हर कभी शून्य नहीं होता है, अर्थात b का मान कभी शून्य नहीं होता है। और फिर कहा जा रहा है ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का एक के अलावा कोई महत्तम नहीं है। मतलब ए बी का एक के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में हो। मतलब इसका महत्तम, ए बी का महत्तम एक के अलावा और दूसरा कोई महत्तम नहीं है ए बी का, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका महत्तम एक होता है। अर्थात ए और बी यह दोनों सिर्फ एक से विभाजित होंगी। तो अब यहां पर हम आते हैं, तो अब यहां यह परिमेय संख्या है। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहां हम लिखेंगे परिमेय संख्या के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो अंडर रूट 3 बराबर ए बटा बी। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करिए, वर्ग करेंगे तो 2 की घात लगती है, दोनों साइड वर्ग कर दिए। अब करणी का वर्ग होगा तो करणी हट जाएगी, इधर 3 हो गया, और इधर वर्ग होगा तो ए का वर्ग होगा तो ए स्क्वायर, और बी का वर्ग होगा तो बी स्क्वायर हुआ। अब हम बी स्क्वायर को इधर लाकर गुणा कर देते हैं, अर्थात 3b स्क्वायर बराबर किसके हो गया, ए स्क्वायर के। 3b स्क्वायर बराबर किसके हो गया, ए स्क्वायर के हो गया। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि 3b स्क्वायर बराबर किसके हो गया, ए स्क्वायर के हो गया। चलिए, तो यह 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के। थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के, तो इसको मान लेते हैं कि यह क्या है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है। तो अब इसमें प्रश्न यहां उत्पन्न ये होता है, तर्क या कह लीजिए तर्क उत्पन्न होता है कि 3b स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर के साथ 3 का गुणन हो रहा है तो इसका मतलब 3 का गुणांक जो है ए स्क्वायर में होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या हो, मान लिया 3 गुणे 2 है बराबर 6 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 अगर किसी संख्या का गुणांक है तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें 3 का भाग जा सकता है, मतलब यह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो इससे यहां पर क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर का गुणांक 3 है तो इसका मतलब यह ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इसके अनुसार हम यहां पर लिखेंगे 3 चूंकि 3b स्क्वायर, अरे सॉरी 3b स्क्वायर का
गुणांक या गुणनखंड कह लीजिए, 3b² का गुणनखंड, गुणनखंड है, 3b² का गुणनखंड है। इसलिए 3a² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो अब यहां हमने बताया 3 गुणे 2 बराबर 6, तो 3 अगर 2 का गुणनखंड है तो 3 6 को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 3 अगर b² का गुणनखंड है तो इसका मतलब 3a² को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 3b² का गुणनखंड है तो इसका मतलब 3a² को विभाजित करेगा। तो अब देखिए 3a² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब 3a को भी विभाजित करेगा, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। आता है या तो 3a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए जब ये स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में जो है a का मान कुछ भी हो, मान लिया a का मान 2 है तो ये स्क्वायर का मान 4 होगा, 4 होगा। तो अगर कोई संख्या इस 2 अगर मान लीजिए 4 को विभाजित करता है तो 2 को भी विभाजित करेगा। तो मतलब यह a² के रूप में है और यह a के रूप में है। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या 3 जो है a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय में भी हमने बताया है, महत्वपूर्ण प्रमेय जो था। अब यहां पर हम देखते हैं कि यह 3a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यहां ये स्पष्ट हो गया कि 3 जो है a को विभाजित करेगा, मतलब 3 का गुणनखंड a में है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं कि यदि a बराबर 3c लिखें, यदि a बराबर 3c लिखें तो यदि a बराबर 3c हम लिख देते हैं तो अब हम समीकरण 1 में 3b² बराबर a² में हम a की जगह पर 3c लिखेंगे। इसका मतलब 3b² बराबर किसके हो गया, a की जगह पर 3c का स्क्वायर हो गया। अच्छा अब इसके आगे देखिए, अब यहां 3b² और दूसरे साइड में 3c का स्क्वायर है तो 3 का वर्ग हुआ, 3 का वर्ग हुआ तो 3 गुणे 3 इसको 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं। अब गुणे c स्क्वायर। तो अब यहां देखा जा रहा है कि 3 का गुणांक इधर भी है इधर भी है, तो दोनों साइड में अगर किसी समीकरण के दोनों साइड में समान संख्याएं हैं तो उसको काट सकते हैं, गुणन हो रहा है या भाग हो रहा है। तो अब यह हो गया b² बराबर किसके हो जा रहा है, 3c² के। तो अब चलिए आगे देखते हैं। b² बराबर किसके हो रहा है, 3c² के। तो इसको हम पलट देते हैं, 3c² बराबर b² के। तो अब इसमें हम देख रहे हैं, इसको
समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं, चलिए, या कुछ भी नहीं मानिए तो भी चलने वाला है। तो 3c² बराबर b²। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3c² का गुणनखंड है, तो अब हम लिखेंगे चूंकि 3c² का गुणनखंड है, 3c² का गुणनखंड है, इसलिए 3b² को विभाजित करेगा। अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि 3c² का गुणनखंड है, इसका मतलब 3 जो है b² को विभाजित करेगा, जिस तरह से यहां किया गया था। तो अब जो है 3b² को विभाजित करेगा अगर, तो b को भी विभाजित करेगा, तो 3b को भी विभाजित करेगा। तो 3b को भी विभाजित करेगा। जब 3c² का गुणनखंड है तो 3b को b² को विभाजित करेगा, और जब b² को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, क्योंकि प्रमेय के अनुसार जो है कोई स्क्वायर वाली संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसका स्क्वायर हटाने पर भी वह संख्या उस संख्या से विभाजित हो जाती है। तो अब यहां पर हम क्या प्राप्त करते हैं कि जो है 3a को भी विभाजित करता है, यहाँ कहने के अनुसार a को भी विभाजित करता है, और 3 जो है b को भी विभाजित करता है। तो अब हम लिखेंगे तो अब हम यहां पर लिखेंगे अतः, या प्रश्नानुसार कह सकते हैं, मतलब प्रश्न के या इस नियमानुसार, जो नियम यहाँ लगाया जा रहा है उस नियम के अनुसार। तो यहां लिखेंगे नियमानुसार नियमानुसार क्या हो रहा है कि थ्री ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। 3a तथा b दोनों को विभाजित करता है। अतः, या इसलिए कह सकते हैं, इसलिए तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, ए और बी दोनों को अगर 3 विभाजित करता है तो इसका मतलब ए और बी का महत्तम 3 है। तो अगर 3 है तो इसका मतलब यह है कि दोनों को विभाजित करता है, इसलिए ए और बी का महत्तम जब 1 होता तो वह सह अभाज्य संख्या होता, लेकिन जो है ए और बी का महत्तम 3 हो जा रहा है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इसलिए ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं
संख्याएं नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहां लिखेंगे अतः, तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, जबकि इसको माना गया है कि सह अभाज्य संख्याएं, लेकिन यहाँ पर 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यह तथ्य, तथ्य क्या है, उल्टा है, मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः, अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ सह अभाज्य संख्या से ये भी किस रूप में आ जा रहा है, सह अभाज्य संख्या नहीं हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है परिमेय संख्या न होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया। इसके संपूर्ण तथ्यों को आप ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, तभी जो है इस तरह के करणीगत प्रश्न, जैसे करणी में 3 है वैसे करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11, करणी में 13, करणी में 17, करणी इस तरह से कोई भी करणी में करणीगत संख्या होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी, करणीगत संख्या अपरिमेय संख्या होगी, तो इसी तरह से आप प्रूव करेंगे। और अगर इस करणीगत संख्या के साथ कोई गुणांक हो या इसके साथ कोई संख्यात्मक जुड़ा हो तो उसके लिए अलग तरह का प्रूफ है, तो अगले प्रश्नों में हम आपको बताएंगे। तो उदाहरण नंबर 6 में देखेंगे, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर किसी करणीगत संख्या के साथ कोई संख्या जुड़ रही है या घट रही है या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, तो उसको प्रूफ करने का अलग तरीका है अपरिमेय। तो किस तरह से होगा इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहां देखिए हल में, अब देखिए हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए हम इसके अपोजिट में परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहां लिखते हैं माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर यह अपरिमेय संख्या हमने माना है, परिमेय मानना था, इसके अपोजिट में अपरिमेय तो सिद्ध करना है, परिमेय मानना है। तो एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में या a बटा b के रूप में लिखते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a अपान b, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए भी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब ए और बी का महत्तम 1 है, मतलब यह दोनों संख्याओं का महत्तम 1 है।
तो अब हम इस समीकरण में करड़ी का संख्या को एक साइड और बिना करड़ी वाली संख्या को एक साइड करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और a अपान बी इधर धनात्मक है, इधर लाइए ऋणात्मक हो जाएगा माइनस a अपान बी, और माइनस में है कर्डिम 3 उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, कर्डिम 3 डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस संख्या में अब हम इस समीकरण में देखते हैं, यह समीकरण हम मान लेते हैं कि चलिए एक। अब इस समीकरण में हम देखते हैं कि एक साइड करड़ीगत संख्या है, तो करड़ीगत संख्या है, और एक साइड बिना करड़ी वाली संख्या है। तो बिना करड़ी वाली जो संख्याएं हैं वह धनात्मक, वह पूर्णांक होंगे अर्थात परिमेय संख्या होगी। तो यहां हम लिखेंगे इस समीकरण में 5a पूर्णांक हैं, मतलब कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। तो यह 5a और b अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब इसका अंतर भी पूर्णांक होगा। अतः, या इसलिए लिख देते हैं, इसलिए इसका अंतर भी पूर्णांक होगा। तो अगर 5ab पूर्णांक है तो इनका अंतर भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक आप जानते हैं कि क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम उसको बटे 1 लिख सकते हैं, तो बटे 1 लिखेंगे भिन्न रूप में हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अंतर जो प्राप्त हुआ पूर्णांक हुआ अर्थात परिमेय संख्या हुआ। तो इस साइड परिमेय संख्या हो गई। तो जब इस साइड परिमेय संख्या हुई तो दूसरा साइड भी तो उसी का मान है, वह भी परिमेय संख्या हुआ। तो यहां लिखेंगे अतः 5 माइनस a अपान b परिमेय संख्या होगी, और √3 भी परिमेय संख्या होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 5 माइनस a अपान b परिमेय संख्या होगी। तो जब इधर वाला परिमेय संख्या हो रहा है तो दूसरे साइड वाला भी परिमेय संख्या होगी, और √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि करणीगत संख्याएं क्या होती है, करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे परंतु यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है कि
उत्पन्न होता है कि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, यहाँ क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ करणीगत संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो करणीगत संख्याएं अगर अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो √3 क्या है? √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का अंतर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का अंतर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां सिद्ध हो गया कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप जो है अगर करणीगत संख्याओं के साथ किसी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना होगा तो आप इसी तरह से इसका प्रूफ अपरिमेय के रूप में सिद्ध करेंगे। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है उदाहरण नंबर 7 में दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि √2 का 3 में गुणा हुआ है, 3 में गुणन हुआ है। तो इसका मतलब करणीगत संख्याओं के साथ यदि किसी अन्य संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना हुआ हो तो किस तरह से करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा हल में, अब इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसलिए इसके अपोजिट में अर्थात विपरीत में हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहां लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको हम p बाई क्यू अर्थात a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे इसलिए 3√2 बराबर a अपान b, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश हर के रूप में। तो a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां लिखेंगे जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं। तो अब हम इस समीकरण में क्या करते हैं, करणीगत संख्या को एक तरफ रखते हैं और बिना करणीगत संख्या को दूसरी साइड में ले जाते हैं। इसका मतलब हम 3 को उधर ले जाएंगे, इधर गुणा हो रहा उधर भाग हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे √2 बराबर a अपान, अब इधर गुणा हो रहा है 3 का, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा बटे में 3b, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि 3ab यह सभी क्या है, पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 3ab पूर्णांक है, तो जब 3ab पूर्णांक है तो पूर्णांक बटे पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3ab पूर्णांक है, इसलिए a अपान 3b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो 3ab पूर्णांक यदि है तो a बटे 3b पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसके दूसरे पक्ष वाला √2 भी जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो इस स्थिति में √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर √2 है, तो इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या है, करणीगत संख्या है, और करणीगत संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उसके विपरीत अर्थ उत्पन्न हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 करणीगत संख्या है, और
गत संख्याएं करणीगत संख्याएं अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं होती है। तो परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 करणीगत संख्या है और करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अतः √2 है यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ √2 है। करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं तथा संख्याएं होती हैं। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या